सभी श्रोता मित्रों को मेरा नमस्कार। आइए सुनते हैं सुधा अरोड़ा जी की लिखी कहानी 13वें माले से जिंदगी। ताज्जुब है, अब तक मुझे इतनी ऊंचाई से नीचे देखने की आदत नहीं पड़ी। अपने 13वें माले के फ्लैट से नीचे झांकते हुए हमेशा मुझे यही लगता है जैसे मैंने अपने पति का -7 का चश्मा पहन लिया है। मैंने एक बार फिर सड़क के आखिरी घुमाव की ओर दूर तक नज़र डाली और बालकनी में टहलने लगी। मुझे इस तरह बेचैनी से टहलता देखकर कोई भी ये सोच सकता है कि रात मेरा अपने पति से झगड़ा हो गया है या मेरे दोनों बच्चों में से एक के स्कूल की रिपोर्ट खराब आई है या बैंक में साधारण से कैलकुलेशन में गलती होने के कारण मेरे बॉस ने ज़बरदस्त डांट पिलाकर अपने साथी कर्मचारियों के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया है। मेरी पड़ोसन मिसेस लालवानी भी मुझे परेशान देखकर शुरू में ऐसा ही सोचती थी। शुरू में यानी 5 महीने पहले जब इस मकान में नए आए थे, मेरी और उनकी बालकनी के बीच बस 6 इंच मोटी दीवार का फासला है। सिर को महज 2 इंच आगे और 2 इंच बाएं घुमाकर वह मेरे फ्लैट में झांक सकती हैं। वैसे औरतों में एक खास अंतर्दृष्टि होती है जिससे वे बिना सिर घुमाए और बिना देखे भी सिर्फ अपनी श्रवण शक्ति से ही आपके घरों का बहुत कुछ भांप लेती है। लेकिन मिसेस लालवानी को अब मालूम है कि उनकी पड़ोसन मिसेस शर्मा के यानी मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज हैं और मुझे अपने पति से झगड़ने की फुर्सत सप्ताह में सिर्फ रविवार को ही मिलती है। वीकडेज में ज़रूरी बातें ही आपस में कह सुन लें तो बहुत होता है। और मेरे बॉस के बारे में तो सभी जानते हैं कि वह खुद हिसाब में बेहद कमज़ोर है और अपने उलझे हुए आंकड़ों के लिए हमेशा अपने जूनियर्स की ओर देखता है। दरअसल मेरे इस तरह बेचैन होने का कारण यह है कि मेरी नौकरानी जो रोज़ ठीक 6 बजने में 5 मिनट पर बड़े सधे हुए विश्वस्त हाथों से कॉलबेल बजाती है, आज भी नहीं आई है। अखबार वाला दरवाजे की सांकल में अखबार खोसकर एक छोटी सी जल्दबाज सी घंटी बजा गया है अपने खास अंदाज में, जैसे सुबह के वक्त का वीआईपी वही है। उधर दूध वाला भी सरकारी बोतलों के टूटने की परवाह किए बगैर 4 बोतलों का होल्डर दरवाजे पर झन्न की आवाज़ के साथ पटक गया है और 9 गज की लॉन्ग वाली धोती पहनी हुई शांतिबाई अभी तक नहीं आई। उसके आते ही लगता है कि सुबह हो गई। हमारे लिए वह खाने पीने और सोने से भी ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। जिस दिन उसे आने में 10-15 मिनट से ज़्यादा देर हो जाती है, मैं अनजाने ही बेचैनी से टहलने लगती हूँ। इतनी देर में दिमागी तौर पर पिछले दिन की उसकी मुख मुद्रा, हाव भाव और वार्तालाप को मैं जुगाड़ डालती हूँ कि कहीं उसने जानबूझकर परेशान करने या काम छोड़ने का निर्णय तो नहीं ले लिया है। दरअसल बम्बई में इन अक्खा दिवस की नौकरानियों का कोई धर्म ईमान नहीं होता। कहीं 5-7 रुपये ज़्यादा मिले तो झट इधर उधर की व्यथा कथा सुनाकर अपनी पगार वसूल कर ली और दूसरे दिन से छुट्टी। मगर सच पूछिए तो हमारा धर्म ईमान भी कहाँ होता है जब हम आसानी से किसी बेहतर क्रिश्चियन या नेपाली नौकरानी मिल जाने पर साल भर से लगी बाई को अचानक बहाने से निकाल देते हैं। इस नए फ्लैट में आने के बाद शुरू के पहले महीने में ही हमें 4 नौकरानियां बदलनी पड़ी और इस मोहल्ले में ये रिवाज था कि वजह चाहे कोई भी हो, किसी भी नए परिवार में 2-4 नौकरानियां बदली जाएं तो वह घर नौकरानियों में बदनाम हो जाते हैं और यही हमारे साथ भी हुआ। उन दिनों हमने एक क्रिश्चियन लड़की रखी जो 2 दिन बाद ही कहने लगी, मेम साहब अपन को तो इधर बहुत डर लगता। इतनी हाइट पर अपन का मन होता ग्रिल्स का लॉक खोलकर विंडो खोलकर नीचे कूद जाने का। बड़ी ईमानदारी से वह अपनी जगह एक तमिल भाषी मद्रासी आया दे गई। उसने भी अभी हफ्ता भर ही काम किया था
कि एक दिन शाम को बैंक से लौटते ही मेरा बेटा मेरे पास दौड़ता हुआ आया और अपनी 7 साल की समझ के साथ फुसफुसा कर बोला, मम्मा, आज पद्मा के पास वॉचमैन आया था। वो आपके बेडरूम में इजी चेयर पर बैठा था। और मिसेस लालवाली ने भी मुझे आगाह कर दिया। पद्मा तो चली गई, लेकिन अब कोई नई नौकरानी 1304 नंबर फ्लैट में काम करने को तैयार नहीं थी। इधर हमारे घर की सारी दिनचर्या चौपट हुई जा रही थी। न बच्चे वक्त पर स्कूल पहुंच पाते, न नाश्ता ढंग से तैयार होता। इधर बैंक में मैं जोड़ घटाव में गलतियां कर बैठती, उधर महेंद्र बेवजह अपने टेक्नीशियन से उलझ पड़ते। कमरों में हर कोने में कपड़ों का अंबार, कागज़ों का, किताबों का ढेर दिखाई देता। कोई रास्ता दिखाई न देने की सूरत में मैं मिसेस लालवानी के पास गई, पर वो मेरी तकलीफ़ का मज़ा ले रही थी। नौकरानी ढूंढने के बजाय उन्होंने मुझे कामकाजी महिलाओं के उजड़ते हुए घरों, बीमार रहते बच्चों और छोटी छोटी चीज़ों की चोरियों के बारे में उपदेश देना शुरू कर दिया। ऐसे आड़े वक्त शांति बाई ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया था। उसने आते ही दोनों बच्चों को अपने पास बुला लिया और अपनी भाषा में उसने न जाने क्या क्या कहा। बच्चों में लोगों के सही ईमानदार प्यार या दुखावटी दुलार को पहचानने की अद्भुत शक्ति होती है। बच्चे मराठी भाषा नहीं समझते थे, मगर इस उजले धुले प्यार को खूब समझते थे, जो भाषा से परे था। मैं शांतिबाई से उसका नाम धाम पूछूं, इससे पहले ही बच्चों ने उससे दोस्ती कर उसे स्वीकार कर लिया था। शांतिबाई ने अपनी टूटी फूटी बम्बैया हिंदी में बताया कि इससे पहले वह छुट्टा काम करती थी, पर अब वह बूढ़ी हो चली है और काम उससे ज़्यादा होता नहीं। घर में 4 बड़े बड़े लड़के हैं, कभी उन्हें काम मिलता है, कभी नहीं। आए दिन दारू पीकर बाप को पीटते भी हैं। इसलिए वहाँ रहने से तंग आकर उसने दिन भर का काम मंजूर कर लिया। सिर्फ रात को वह अपने घर सोने जाएगी। और मुझे ये सोचकर तसल्ली हुई कि अपने बूढ़े बीमार पति के मरने के बाद वह पूरी तरह इस घर की हो जाएगी। 15 दिनों में ही उसने अपने आप को इस कदर अपने ऊपर सबको निर्भर कर लिया था कि बच्चे सोकर उठते ही सबसे पहले शांतिबाई को ढूंढते। शुरू में मुझे हर दिन उसके न आने की आशंका बनी रहती। वह 6 के बजाय 6:30 आती तो मुझे पसीना छूटने लगता कि कहीं ये भी हाथ से ना निकल जाए। लेकिन 15 दिन के बाद वह नियमित रूप से रोज 6 बजे से पहले ही आ जाती थी। पिछले 3 महीनों में उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली थी। लेकिन अब आज तीसरा दिन था, 7:15 बज रहे थे और वह नहीं आई थी। अनजाने ही मेरी नज़र फिर सड़क पर आते जाते लोगों पर ठिठक गई। सामने 2 छोटे छोटे बंगलों के बाद नीला समुद्र बेहद शांत और अलसाए भाव से अपनी लंबाई में फैला हुआ था। इस 21 माले की सागर सिल्क संगम बिल्डिंग के सामने समुद्र किनारे दूर तक फैली रेत पर झोपड़पट्टियों की लंबी कतार एक क्रूर मजाक की तरह थी। इन गगनचुंबी अट्टालिकाओं के बनने के साथ ही झोपड़पट्टियों की आबादी भी बढ़ गई थी। इन्हीं झोपड़पट्टियों के आखिरी सिरे पर शांतिबाई की खोली थी। बच्चे उस पोपले मुंह और कमज़ोर आंखों वाली शांतिबाई से बहुत खुश थे। वह अपनी मराठी मिश्रित हिंदी में तले गांव की कहानियां सुनाती और बच्चे हथेलियों पर चेहरा टिकाए एक टक उसे देखते हुए मुग्ध भाव से सुनते। रोज उन्हें वह समय पर नीचे जाकर बस में चढ़ा कर आती और उनके लौटने से पहले ही नीचे खड़ी रहती। अब मेरे देर से लौटने पर बच्चे खींचे हुए नहीं मिलते। वे मेरा इंतज़ार किए बिना पार्क में खेलने चले जाते। मम्मी का अर्थ अब सिर्फ होमवर्क की याद दिलाने और रात को दूध पीने के लिए डांट वाली हस्ती तक सीमित हो गया था। मैंने चैन की सांस ली। इस नए मकान में आने के बाद नौकरी की एक बहुत बड़ी समस्या थी जो अब सुलझ गई थी। अचानक मुझे याद आया, हफ्ते भर पहले उसने मुझसे रुपए लिए थे।
बड़े नाटकीय तरीके से उसने ये मांग की थी। रात 9 बजे जाने से पहले वह गुमसुम सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। बच्चे सो चुके थे, महेंद्र अब तक लौटे नहीं थे। मैंने किताब से नज़र उठाई, तब भी वह चुप ही रही, जैसे अपने आप को बोलने के लिए तैयार कर रही हो। मेरे भीतर का खलनायक करवटें ले रहा था। मुझे मालूम है, अब तुम्हें पैसे ही मांगने हैं। नई नौकरानियों के साथ ये एक आम बात है। महीने 1.5 महीने के बाद जैसे ही काम सीख जाती हैं, ये समझ लेती हैं कि उनके बिना काम नहीं चल सकता और वह एडवांस तनख्वाह की मांग प्रस्तुत कर देती हैं। मेरे अनुमान के अनुरूप ही वह बोली, मेम साहब, मला 200 रुपये पाहिजे। 200 रुपये? क्यों, क्या हो गया? मैंने उसके अनुमान के विपरीत उसकी मांग से बगैर विचलित हुए पूछा। मुझे मालूम था अब वह किसी के बीमार होने या खोली का किराया चुकाने का बहाना बनाएगी। रुपए मांगने के लिए ये सब औसत दलीलें थी जो हर नौकरानी ऐसे वक्त पेश करती थी। शांतिबाई ने बेहद भरी हुई आवाज़ में अपनी कहानी सुनाई कि उसकी अकेली लड़की जना, जो इस वक्त मुल्क में है, उसका 5 साल का इकलौता बच्चा पीलिया से मर गया है। शांतिबाई मुल्क जाना चाहती है, वरना उसकी लड़की रो रो कर जान दे देगी। शांतिबाई की आवाज़ बेहद आश्वस्त करने वाली थी। उसकी ईमानदारी पर यूं शक नहीं किया जा सकता था। जब वे घर के कोने कोने से चवन्नियाँ ढूंढ ढूंढ कर देती थी, धोबी को देने वाले कपड़े भी खुद धोती थी कि कहीं धोबी कपड़ों का रंग खराब न कर दे। साड़ियों में खुद कलफ लगाकर अपने सामने इस्त्री करवा के लाती थी। लेकिन उस समय जाने क्यों मैं पसीजी नहीं, बल्कि मैंने शांतिबाई की एक और खूबी को मानसिक तौर पर दर्ज कर लिया कि वह बहुत बढ़िया अभिनेता थी। शांतिबाई, तू तो मुल्क चली जाएगी, पर यहाँ कौन संभालेगा, ये भी सोचा है तुमने? मेम साहब, तुम फिक्र नहीं करना, मी 4 दिवस परत आती। मुल्क में अपना छोकरी को भी इधर लेकर आएगी। उधर उसका मर्द कुछ काम नहीं करता, हलकट अक्खा दिन अड्डाबाजी आणि शाम को दारू पीकर माझी फूलशी मुलगी को मारता। अब हम जना को उसके पास नहीं छोड़ेगा। बहुत बहस मुबाहिसे के बाद मैंने उसे 50 रुपये देकर विदा किया और कोई दूसरा रास्ता भी न था। दूसरे दिन मुझे उसके आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह आई। तीसरे दिन वह कह के गई कि 8 दिन बाद अपने गांव जाएगी, लेकिन उसके बाद ही उसने आना बंद कर दिया। पड़ोस की एक नौकरानी से पूछने पर उसने बताया, परसों रात को उसका अपने छोकरे से बहुत दंगा हुआ, कल से उसे देखा नहीं, मुल्क गई होगी। जैसे ही मैं बैंक से लौटी, चाय का पानी केतली में चढ़ाया ही था कि मिसेस लालवानी आ गई और घर रहने वाली औरतों की सारी फुर्सत और बोरियत भरी दिखावटी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर बोली, मैंने सोचा आज मिसेस शर्मा के साथ चाय पी जाए। आज थर्सडे है ना, मुझे याद ही नहीं रहता कि बृहस्पतिवार को दुकानें बंद रहती हैं। शक्कर खलास हो गई है अपनी। मैंने पॉट में 1 चम्मच और चाय की पत्ती और उबला हुआ पानी डाला तो वह बोली, ज़रा कड़क चाय बनाना, तुम लोग बहुत लाइट चाय पीते हो। चाय पीते पीते अचानक बड़े आत्मीय और रहस्य भरे अंदाज में बोली, मेरी बहन सिंगापुर जा रही है, उसकी नौकरानी खाली है, तुम्हें चाहिए हो तो? पर है बड़ी स्मार्ट, 150 रुपये से कम नहीं लेगी। तेरी शांतिबाई तो मर ही गई बेचारी। मर गई? मेरे हाथ से चाय छलकी। कब? मैंने तो 3 दिन से उसके इंतज़ार में कपड़े भी नहीं धोए, ढेर लग गया है। हाँ हाय, ले, तेरे को मालूम ही नहीं? सुबह चंदा बता रही थी कि मारवे बीच पर आज उसकी लाश मिली है। पर हुआ क्या था उससे? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा। अब और मुसीबत, मुझसे 50 रुपये भी ले गई थी। हाँ, मिसेस शर्मा, उसी दिन की ही तो बात है। चंदा ने बताया कि बुढ़ी तेरे से 50 और अपनी खोली के मालिक गणेश सेठ से भी 50 ले गई थी। उसी रात उसके लड़के ने 100 रुपये उसकी अंटी में देख लिए और 5 रुपये दारू पीने के लिए मांगे।
बुढ़िया ने दिए नहीं। कहने लगी, मैं मुल्क जाकर अपनी लड़की को लाऊंगी। बस लड़के पर तो धारू का भूत सवार था। खूब मारा उसने माँ को। चंदा बता रही थी कि यही उसका छोटा लड़का जब 4 बरस का था तो उसे पोलियो हो गया था। शांतिबाई ने अपने बर्तन, भांडे, दगीने सब बेचकर बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कराया। अब इन लोगों में तो पेट का भी सगा नहीं होता। लातों से, घूंसों से खूब मारा। बस बुढ़िया रात को बाहर निकल गई। 2 दिन तक आई नहीं। सबने सोचा चली गई होगी तलेगांव, मगर आज उसकी लाश मिली मारवे पर। भाई तुम मुझे जरा नौकरानी का जल्दी बता देना। अच्छी नौकरानियाँ खाली रहती नहीं हैं। 150 से कम नहीं रहेगी। मेरी बहन अगले हफ्ते सिंगापुर जा रही है। मिसेस लालवानी उठ खड़ी हुई। आज शर्मा साहब से बात कर लेना। अभिजीत और तनुजा को मैं भेजती हूँ, मेरे घर में खेल रहे हैं। महेंद्र लौटे तो मैंने सारा किस्सा बयान किया। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? महेंद्र ने सिगार सुलगा लिया। ये तो इन छोटी जात वालों में आए दिन की घटना है। दारू पीकर मार पीट, गाली गलौज, खून खराबा तो होता ही रहे। इनके पास खाने को तो होता नहीं। 6-7 बच्चे पैदा कर लेते हैं, 2-2 औरतें रख लेते हैं। पर तुम्हारी शांतिबाई थी भली औरत। बच्चे मिसेस लालवानी के घर से लौट आए थे। आधी बात उन्होंने सुनी थी। तनुजा अपने डैडी के गले में झूलती हुई मम्मी से पूछ रही थी, क्यों मम्मा, वह बुड्ढी बाई नहीं आएगी अब? नहीं, हम अपनी बेटी के लिए एक छोटी सी सुंदर सी लड़की लाएंगे। क्यों अभी? वे शांतिबाई तो मर गई। चलो खेल खत्म। हाँ डैडी, अभिजीत अपनी कॉन्वेंट वाली तीखी तेज आवाज़ में कह रहा था। बुड्ढों को तो मरना ही होता है ना डैडी? नहीं मम्मा, हम शांतिबाई के घर जाएंगे। चलो ना मम्मा। तनुजा मेरी साड़ी खींच रही थी। सुनो, मैं अचानक बोल उठी, मैं जरा हुआ हूँ वहाँ, देखूं तो सही क्या हुआ था उसे। क्या? महेंद्र तमतमाए चेहरे से उठ खड़े हुए। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? फसादी लड़का है। कहीं पुलिस लगा दी तुम्हारे पीछे कि इन्हीं के घर काम करती थी, 2 महीने से पगार नहीं दी थी तो? 50 रुपए तो दिए ही थे ना तुमने उसे। अब घर उठाकर थोड़े ही दे देना था। अब भूल जाओ उसे। मैंने श्रीनाथ से कह दिया है, यहीं महात्मा गांधी वाड़ी में रहता है। कल परसों तक एक लड़की ले आएगा काम के लिए। तब तक चलाओ किसी तरह। 1-2 दिन सिक लीव ले लो। रात भर मैं करवटें बदलती रही। अब नए सिरे से फिर नौकरानी तलाशो, फिर उसे सिखाओ, पढ़ाओ, उसकी जासूसी करो कि कोई उसका आशिक तो नहीं। फिर भी टिके ना टिके। सुबह तड़के मुंह अंधेरे भयंकर शोर से मेरी नींद खुल गई। रात भर गहरी नींद आई भी नहीं थी। दिमाग पर एक वजन सा था जैसे। आंखें मलती हुई मैं बालकनी में आई। समुद्र किनारे रेतीली जमीन पर झोपड़पट्टियों से अजीब सा शोर उठ रहा था। हवा में लाठियां लहराती दिखाई दे रही थीं। टीन टप्पर झन्न की आवाज़ें, बर्तन इधर उधर पटके जा रहे थे। झुग्गियों की पूरी आबादी जैसे सड़क पर आ गई थी। पल भर को मुझे लगा किसी बड़े बजट की शूटिंग तो नहीं हो रही फिल्म की। शूटिंग कई बार सुबह सुबह होती थी, पर शोर जितना दर्दीला और वास्तविक रूप लेता जा रहा था, उसे लगा कि कहीं कुछ होने वाला है। आखिर मुझे याद आया, शांतिबाई ने बताया था कि इस ओर की दरिया किनारे की झुग्गियों की सफाई का ऐलान आ गया है। हर परिवार को 100-150 रुपये मिलेंगे उनके बेघर होने का मुआवजा। करीब 300-325 परिवार उजड़ रहे थे। उसी समय तीखा सायरन बजाती हुई एक पुलिस वैन सड़क के मोड़ पर आकर रुकी और बंदूकों लाठियों से लैस पुलिस को देखकर भगदड़ मच गई। वह भयानक शोर कुछ शांत हो गया। अचानक बिजली की कौंध की तरह मुझे ख्याल आया कि इन बेघर परिवारों में से कई औरतों को ऐसे काम की तलाश होगी जहां काम के अलावा सिर पर छत भी मिले। हाँ, सचमुच अब एक नौकरानी का स्थायी बंदोबस्त होने में दिक्कत ना होगी, मैंने सोचा, और बालकनी से बाहर बढ़ते शोर को
शीशे लगे दरवाजे से धकेल कर मैं महेंद्र के बगल में आ लेती। नींद से पलकें बोझल हो रही थीं। सोते हुए महेंद्र बिल्कुल बच्चे से मासूम लग रहे थे। उनके गले में बाहें डालकर नरम बिस्तर पर अगले 20 सेकंड में मैं बहुत गहरी नींद सो रही थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी 13वें माले में ज़िंदगी। बस्तियों में रहने वाली बाइयों के जीवन के अपने अपने संघर्ष होते हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाली गृहिणियाँ उनके संघर्षों में अपना हित तलाशती हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।